वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार जीके से संबंधित प्रश्न। यह हमारा 5वां सेट है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु क्या है। दोस्तों, यह हमारा जो वीडियो आ रहा है यह MCQs बेस्ड आ रहा है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बिहार का राजकीय पशु है बैल, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, इससे रिलेटेड व्याख्या हमारे द्वारा लाया गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बैल को कृषि कार्यों में मेहनत और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी महत्व को दर्शाने के लिए 2013 में गौर यानी भारतीय बाइसन के स्थान पर बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया था। याद रखिएगा, 2013 में गौर के स्थान पे राजकीय पशु बैल को घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो वह जिला है कैमूर, यानी भभुआ। ये हमारा जो है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी कैमूर भभुआ जिले का है। इसका मुख्य कारण इसका बड़ा वन और पहाड़ी क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्थित है। तो यह स्थित है भागलपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। तिलका मांझी जी भागलपुर से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। विश्वविद्यालय वहीं पे स्थित है इनका। यहाँ पे व्याख्या में देखेंगे, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जिसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के नाम पर रखा गया है, भागलपुर स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बोला गया है। तो यह है सहरसा जो है ये न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था, ऊपर में हमने पढ़ा है कैमूर। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर 41.68% सहरसा जिले में दर्ज की गई थी, जबकि सबसे कम कुल साक्षरता दर पूर्णिया का है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, जो किसान आंदोलन की मुख्य आवाज बनी। तो यह बनी थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, हुंकार का एक साप्ताहिक हिंदी पत्रिका थी, जिसे 1940 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरू किया था। यह बिहार में किसान आंदोलन और राष्ट्रवादी विचारों का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई थी। ये भी आपको याद रखना है। मतलब हुंकार के बारे में पूछा जाए तो यह 1940 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नागी बांध और नटकी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो यह स्थित है जमुई में। नागी बांध और नटकी बांध जमुई में स्थित है। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, नागी बांध और नटकी बांध दोनों ही पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में एक दूसरे के करीब स्थित है और प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आश्रय स्थल है। ये आपको याद रखना है। नागी और नटकी बांध कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में अमर सिंह ने कहाँ संघर्ष का नेतृत्व किया था। तो अमर सिंह ने किया था कैमूर की पहाड़ियों में, यानी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे कि अपने भाई बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अमर सिंह 1857 के विद्रोह की कमान संभाली और उन्होंने अपनी छापामार युद्ध रणनीति के लिए कैमूर पहाड़ियों को अपना आधार बनाया। ये छापामार युद्ध में प्रसिद्ध थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में चेर वंश का शासक मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था। तो चेर वंश का शासक जो है मुख्य रूप से शाहाबाद, सारण, चंपारण में था। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे,
मध्यकाल में चेर वंश एक शक्तिशाली आदिवासी राजवंश था जिसका प्रभाव मुख्य रूप से बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों यानी पुराने शाहाबाद, अब भोजपुर, रोहतास और बक्सर, कैमूर, सारण और चंपारण जिलों में स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था 1999 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। जयप्रकाश नारायण को कब मिला है भारत रत्न? तो 1999 में। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए मरणोपरांत 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये जीके का भी क्वेश्चन हो जा रहा है और बिहार का भी। जयप्रकाश नारायण को कब भारत रत्न मिला है? तो 1999 में। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है? तो वह है फल्गु नदी। फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वह छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, फल्गु नदी जो गया में पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह निरंजना और मोहना नदियों के संगम से बनती है। बागमती और बूढ़ी गंडक हिमालय से निकलती है, ये आपको याद रखना है। बागमती और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? गंडक हिमालय से निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की बात की जा रही है, तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं सर सैयद फजल अली। ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना सन 1916 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड चेमियर थे, लेकिन प्रथम पद संभालने वाले पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे, जिन्होंने 1943 में यह पद ग्रहण किया था। ये भी आपको याद रखना, पहले मुख्य न्यायाधीश थे एडवर्ड चेमियर ने, लेकिन जो पहले भारतीय थे वे थे सर सैयद फजल अली जी। ये 1943 में बैठे थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सौराठ सभा मेला जो आयोजित होता है यह होता है मधुबनी में। और इससे रिलेटेड फैक्ट आप यहाँ पे देखेंगे कि सौराठ सभा मिथिला क्षेत्र में मधुबनी के पास लगने वाला एक अनूठा वार्षिक मेला है, जहाँ मैथिली ब्राह्मण समुदाय के लोग अपने बच्चों के विवाह तय करने के लिए एकत्रित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 2001 में, यानी ऑप्शन नंबर सी में। हमारा जो इससे रिलेटेड व्याख्या है वो आप देखेंगे, राज्य में महिला के अधिकारों की रक्षा करने और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों की सुनवाई के लिए बिहार राज्य महिला आयोग का गठन 2001 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात स्थित है? तो यह स्थित है कैमूर में, यानी ऑप्शन नंबर सी। तिलहर कुंड, जिसे तिलहर जलप्रपात भी कहा जाता है, कैमूर जिले के भभुआ ओधोरा मार्ग पर स्थित एक सुंदर झरना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मोकामा में। हमारा इससे रिलेटेड जो व्याख्या है वो आप देखेंगे, रेलवे के लिए माल डिब्बों का निर्माण और मरम्मत करने वाली प्रसिद्ध फैक्ट्री पटना जिले के मोकामा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इससे रिलेटेड फैक्ट आप देखेंगे कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक शानदार नमूना शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले के सासाराम में एक प्रसिद्ध कृत्रिम झील के बीच में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और सासाराम में यही शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण किया था, ये भी आपको याद रखना है।
लौंडा नृत्य बिहार के किस क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो यह है भोजपुर क्षेत्र में लौंडा नृत्य होता है, जो कि लोकप्रिय नृत्य है बिहार में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे, लौंडा नृत्य भोजपुर क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष महिलाओं के वेश में नृत्य करते हैं। भिखारी ठाकुर ने इस कला को सामाजिक संदेश देने का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया था। ये आप याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर जी का नाम, इन्होंने ही इस कला को सामाजिक संदेश देने के लिए शक्तिशाली माध्यम बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था गंगा प्रसाद राय जी के द्वारा। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय में चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन का सफल नेतृत्व गंगा प्रसाद राय ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1980 में। पर्यटन विकास का स्थापना 1980 में। यहाँ व्याख्या में आप देखेंगे, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करने के लिए के उद्देश्य से बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है वैशाली में, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि कलश को रखने और बौद्ध धर्म के दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए बौद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण वैशाली में किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? यह दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। तो इसकी जो वार्षिक वर्षा है औसत, तो यह है 1000 से 1200 मिमी के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि बिहार की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 112 सेंटीमीटर या 1120 मिमी है। हालांकि यह विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है, जिसमें किशनगंज में सर्वाधिक और औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। ये आपको याद रखना, किशनगंज में सर्वाधिक और औरंगाबाद में सबसे कम होता है, ये बात आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, थंका चित्रकला शैली का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो थंका चित्रकला का शैली का संबंध जो है यह बिहार के गया यानी बोध गया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ आप व्याख्या में देखेंगे, थंका चित्रकला मूल रूप से एक तिब्बती बौद्ध कला शैली है, जिसमें कपड़े पर देवी देवताओं या बौद्ध दर्शन का चित्रण किया जाता है। बिहार में यह कला मुख्य रूप से बोध गया और अन्य बौद्ध तीर्थस्थलों के आसपास प्रचलित है। हमारा अगला प्रश्न है, सोन भंडार गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सोन भंडार गुफाएं जो है यह स्थित है राजगीर नालंदा में। यहाँ पे व्याख्या में आप देखेंगे कि सोन भंडार गुफाएं राजगीर में स्थित 2 कृत्रिम गुफाएं हैं। ये आपको याद रखना है, 2 कृत्रिम गुफाएं यह है। माना जाता है कि इसमें एक गुफा में मगध सम्राट बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। बिंबिसार का खजाना यहीं पे छुपा हुआ, ये भी आपको याद रखना है। बिहार में चोरी विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार में चोरी विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था 1798 में, यानी ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि चोरी विद्रोह 1798 में मुख्य रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र, जो उस समय बिहार का हिस्सा था, में हुआ और यह महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इस प्रश्न के बाद आपको यह बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगला प्रश्न जो है हमारा है, बिहार के किस साहित्यकार को भारत का राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया गया है? तो वह हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ये बिहार के जो हैं राष्ट्र कवि
का दर्जा इन्हें मिला है। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आप हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। इससे पहले यहाँ का इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लें कि अपनी ओजस्वी और राष्ट्रवादी कविताओं के लिए प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ है बेगूसराय के सिमरिया जिले में। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 25 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।